हेलो फ्रेंड्स, द जन सूचक के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। मध्य प्रदेश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मध्य प्रदेश में होने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, आप कोई भी पेपर उठाइए, पुराने आए हुए मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान 5 से 10% क्वेश्चन उस टोटल क्वेश्चन के ज़रूर रहते हैं। तो जो हम मध्य प्रदेश आज शुरू करने वाले हैं उसके लिए हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के बेसिक जनरल नॉलेज के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित और मध्य प्रदेश के भौगोलिक सामान्य चर्चाएं। तो आइए हम अपना पहला वीडियो मध्य प्रदेश का शुरू करते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश का पहले तो आप लोग डायग्राम देखिए इसमें, और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मध्य प्रदेश अच्छा हो तो बार बार इस डायग्राम को बनाइए और उनके ज़िलों के स्थान देखिए, जिससे कि बार बार डायग्राम बनाने से आपके माइंड में यह छप जाए। तो हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ये कई बार क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। एक क्वेश्चन इसमें और भी घुमा के देता है कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, जब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया। ठीक है। और इसी तरह मध्य प्रदेश राज्य दिवस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य दिवस। तो याद रखिएगा कि जिस दिन मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसी दिन मध्य प्रदेश राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी अगर पूछे कभी एग्ज़ाम में कि मध्य प्रदेश राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। अब अगला हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य का नामकरण। तो देखिए, मध्य प्रदेश मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश अर्थात मध्य में स्थित प्रदेश, यानी कि भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। और इसका यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। फिर अन्य नाम अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के, तो अन्य नाम में है, ये आपके MPPSC में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम 3 वर्ड्स या 20 वर्ड्स में आ सकते हैं 3 नंबर मार्क्स में। तो नदियों का मायका, सोयाबीन राज्य, टाइगर स्टेट और हृदय प्रदेश। तो याद रखिएगा, ये जो टाइगर स्टेट है ये दर्जा मध्य प्रदेश को 2019-20 में पुनः प्राप्त हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो टाइगर स्टेट का दर्जा था वो कर्नाटक को प्राप्त हो गया था। लेकिन जो टाइगर की जो गिनती हुई है 2018-19 में, तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश में पुनः सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाने लगे हैं, इसलिए फिर से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया है। अगला है मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी आपको पता है क्या है, भोपाल है। लेकिन इसके साथ एक क्वेश्चन और आता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब बना। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही बना था। और एक बार या 2 बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी 1956 से पहले क्या थी। तो याद रखिएगा, भोपाल के बनने से पहले मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो नागपुर थी। नागपुर, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय। तो मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय आप लोग को पता होगा, काफ़ी चर्चा में भी रहता है। तो मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, जिसका गठन मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ ही 1956 में हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं,
एक है ग्वालियर में और दूसरा इंदौर में है। देखिए, खंडपीठ इसलिए बनाई जाती है ताकि क्या है कि उच्च न्यायालय एक ही है मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा केस जो है, मध्य प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, आपको पता है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़, तो इसलिए केस भी ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश में क्या है कि उच्च न्यायालय तक पहुंचने में मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्र के वासियों को वो जबलपुर तक आने में उनको समस्या होती है। तो उनके केस जो ग्वालियर या इंदौर के आसपास के ज़िले हैं वो डायरेक्ट जबलपुर ना आके यहाँ ग्वालियर में या इंदौर में उनके केस की सुनवाई हो सके, इसलिए खंडपीठ का गठन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर है और एक है इंदौर। और इनका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इनका गठन हुआ था 1969 यानी कि 1969 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में एक नया खंडपीठ प्रस्तावित है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो नया खंडपीठ प्रस्तावित है वो कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा भोपाल में। यानी कि आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो तीसरा खंडपीठ है उच्च न्यायालय का वो कहाँ बनेगा? तो वो भोपाल में बनेगा। आगे देखते हैं। अब है अगला कि मध्य प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश का राज्य खेल है वो मलखंभ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। और मध्य प्रदेश में मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया था? तो मध्य प्रदेश में मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको याद रखना है। और इसके अलावा ऐसे फैक्ट की अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग मध्य प्रदेश का व्यवस्थित नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी कहाँ है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। तो कहाँ है मलखंभ अकादमी? उज्जैन में। इसके अलावा एक जो और इससे रिलेटेड फैक्ट वो ये है कि मध्य प्रदेश में 2013 के बाद से प्रत्येक वर्ष मलखंभ के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है मलखंभ का, उसे एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उस पुरस्कार का नाम है प्रभाष जोशी पुरस्कार। तो मलखंभ के लिए मध्य प्रदेश में दिया जाने वाला पुरस्कार है प्रभाष जोशी पुरस्कार। अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो राजकीय मछली भी मध्य प्रदेश ने अपनी घोषित की है। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम है महासीर, और महासीर को अपनाया गया था 2011 में। फैक्ट में सन आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगला फैक्ट है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। राई। इसके अलावा अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य राई है, तो याद रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र, यानी कि जो अपना उत्तरी क्षेत्र है बुंदेलखंड, तो वहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो राई है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार पीएससी में भी आ चुका है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच, या इसको माचा के नाम से भी जाना जाता है। माच के अलावा इसको माचा भी कहते हैं क्योंकि इसका जो नाटक है वो एक खुले मंच पे किया जाता है जिसे माचा के नाम से जाना जाता है, और उसी के आधार पे इसका नाम माच पड़ा है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य दिवस कब मनाते हैं? तो मैंने ऊपर ही आप लोग को बता दिया है कि मध्य प्रदेश राज्य का जो दिवस मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। फिर है मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप का गठन, या अगर ऐसा कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान स्वरूप या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का मैंने आपको बताया है अभी कि मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, और उसी दिन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। अर्थात जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 2000 को प्राप्त किया मध्य प्रदेश ने। आगे हम लोग देखते हैं, अब हम इस डायग्राम को देखते हैं।
तो इस डायग्राम में आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अर्थात मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, भारत में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, या अक्षांशीय आधार पे क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की, वो हम यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले राज्य आता है राजस्थान, जो आपके उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सर्वाधिक सीमा किस राज्य की मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तो राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। या मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तो राजस्थान के साथ साझा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो पहला राज्य हो गया राजस्थान, दूसरा आपका राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य आपका क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। अब इसके बारे में एक फैक्ट हम ये याद कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या फैक्ट है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये फैक्ट है दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ लगते हैं। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। यानी कि जो सीमा है, यानी किलोमीटर में लंबाई, सबसे ज़्यादा किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश साझा करता है, तो राजस्थान के साथ। लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश के साथ। और ये याद रखिएगा वर्तमान में 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, या उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं मध्य प्रदेश के 13 जिले। इसमें अभी आपका निवाड़ी भी, जो आपका नवीनतम जिला है, वो भी इसमें जुड़ गया। पहले 12 जिले थे, लेकिन वर्तमान में 13 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा हमारा है पूर्व में। तो पूर्व में है आपका तीसरा छत्तीसगढ़। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, इसलिए ये मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करेगा ही करेगा। चौथा राज्य है महाराष्ट्र, जो कि आपका नीचे है दक्षिण पे। ठीक है, तो महाराष्ट्र किसे टच करता है, मध्य प्रदेश को टच करता है। किस तरफ से टच करता है, तो दक्षिण के तरफ से टच करता है या साझा करता है सीमा। अब इसके बाद आखिरी है और पांचवा जो राज्य है वो है गुजरात। तो ये याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है, तो गुजरात के साथ। याद रखिएगा गुजरात के 2 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और मध्य प्रदेश के भी 2 जिले गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, अभी हमने राज्यों के बारे में बात कर लिया कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार या भौगोलिक विस्तार। तो याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की दृष्टि से। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, आप लोग पुराने पेपर उठाएंगे और सबसे अच्छा तरीका है आपको क्वेश्चन याद करने का कि बार बार आप पुराने पेपर किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसआई का हो या एमपीपीएससी प्री का हो या कांस्टेबल का हो या आपका टीचर एग्ज़ाम का हो, तो कोई भी पेपर मध्य प्रदेश से अगर रिलेटेड है तो उसमें मध्य प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड सामान्य ज्ञान है, वो ज़रूर पूछता है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपका ऊपर की तरफ 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये उत्तर और दक्षिण की बात होगी। हमेशा नीचे से अपन याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, मतलब कम अंक से ज़्यादा की तरफ अगर हम जाते हैं। अब देखिए, अब पूर्व और पश्चिम की तरफ से हम देखते हैं तो हमारा जो पश्चिम में है इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से
82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो इसे याद करने का एक तरीका ये है कि आप अपने मन में 4 बार 5 बार ये बोलेंगे 21/6 से 26:30 और 74/9 से 82:48। तो इस प्रकार अगर आप बार बार इसको बोलते जाते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा 21/6 से 26:30, 74/9 से 82:48। तो ये मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति हो गई या अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें और पूछता है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, जो मध्य प्रदेश के सबसे टॉप पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना। इसी प्रकार सबसे दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा बुरहानपुर। सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली किससे अलग होकर बना है दोस्तों, तो सिंगरौली 2008 में सीधी से अलग होकर बनाया गया जिला था। इसके बाद है सबसे पश्चिम में अलीराजपुर। तो अलीराजपुर किससे अलग होकर बना है दोस्तों, तो अलीराजपुर बना है झाबुआ से अलग होकर। ठीक है, तो सबसे उत्तरी में मुरैना, दक्षिण में बुरहानपुर, पूर्व में सिंगरौली और पश्चिम में आपका हो गया अलीराजपुर। तो ये हो गए मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिले। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल जो एग्जैक्ट क्षेत्रफल है वो है 308,252 वर्ग किलोमीटर, मतलब 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों कुछ बुक्स में या कुछ स्थानों पर ये 308,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है, तो ये भी गलत नहीं है। ये आपको याद रखना है कि 308,252 तो एकदम सही है। इसके अलावा 308,245 वर्ग किलोमीटर भी कहीं कहीं पे मिलता है। अब एक क्वेश्चन आता है, ये अभी पिछले बार ही आया था एसआई के एग्ज़ाम में, कि मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। तो याद रखिएगा देश का कुल क्षेत्रफल हम 100% मान लेते हैं, तो उस 100% में से मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 9.38% यानी 9.38% मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है कुल भारत के क्षेत्रफल का। अब हम मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार देखते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण है 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 870 किलोमीटर। ये भी फैक्ट एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में देखिए आने की कुछ भी गारंटी नहीं रहती कि कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं, लेकिन ये बेसिक फैक्ट्स हैं, तो ये आपको याद ही पड़ेगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति या अक्षांशीय विस्तार। तो ऊपर मैंने डायग्राम में आप लोग को बता दिया कि मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है, आप लोग को लिखना है। तो आप इस प्रकार इस नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उत्तरी अक्षांश आपका 21 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी अक्षांश 26 डिग्री 30 मिनट तक, और पूर्वी देशांतर आपको मैंने बता दिया 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक। तो ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति या अक्षांशीय विस्तार है। आगे मध्य प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो राजस्थान से मैंने ऊपर आपको बताया है, और सबसे कम सीमा किससे लगती है, गुजरात राज्य से लगती है। आगे मध्य प्रदेश राज्य के सर्वाधिक जिले किससे लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश से लगते हैं 13 जिले, और सबसे कम जिले किससे लगते हैं, गुजरात राज्य से लगते हैं 2 जिले। ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या जो है अब 52 हो गई है। पहले 51 थी, लेकिन जब से 1 अक्टूबर 2018 में नया जिला बना है निवाड़ी, किससे अलग करके बनाया गया, इसको टीकमगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया है, तब से हमारे राज्य में जो जिलों की संख्या है वो कितनी हो गई है, 52 हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मध्य प्रदेश राज्य में संभागों की संख्या। तो मध्य प्रदेश राज्य में कितने संभाग है आपको पता ही होगा। तो मध्य प्रदेश राज्य में 10 संभाग हैं। ठीक है, 10 संभाग है मध्य प्रदेश राज्य में। सबसे नया संभाग कौन सा है, तो 10वां और सबसे नया संभाग आपका है शहडोल। ठीक है, 10वां और सबसे नया संभाग है शहडोल, जिसका गठन 2008 में किया गया था। ये रीवा संभाग से अलग करके इसे बनाया गया है। इसके साथ ही एक फैक्ट और है 2008 के बारे में, कि 2008 में
एक संभाग था हमारा होशंगाबाद संभाग, जो कि भोपाल के जस्ट बगल में है, होशंगाबाद संभाग। तो याद रखिएगा 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था दोस्तों? नर्मदापुरम। आगे अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के ज़िले। तो ये भी मैंने आपको डायग्राम में बता दिया कि सबसे पूर्वी ज़िला सिंगरौली, सबसे पश्चिमी ज़िला अलीराजपुर, सबसे उत्तरी ज़िला मुरैना और सबसे दक्षिणी ज़िला बुरहानपुर। फिर इसके बाद है कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। इसमें 8 ज़िले सम्मिलित होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये आप लिख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है सबसे बड़ा संभाग है, जिसमें 8 ज़िले सम्मिलित होते हैं। साथ ही एक फैक्ट और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश राज्य में जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो आपका इंदौर संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? इंदौर। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जबलपुर। अब है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है चंबल संभाग। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। आगे हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला। तो याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार तथा वर्तमान में भी जो छिंदवाड़ा है वो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है। तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे या वर्तमान में पूछे, वर्तमान में आने वाले किसी एग्ज़ाम में पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। और याद रखिएगा छिंदवाड़ा संभाग भी प्रस्तावित हो रहा है और हो सकता है जल्द ही छिंदवाड़ा को संभाग का दर्जा दिया जाए। अब आगे देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान मतलब आज 2020 में अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है निवाड़ी वर्तमान में, क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी नया जिला बना था, टीकमगढ़ से अलग होकर, मैंने आपको बताया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका जो जिला हो गया वो निवाड़ी है। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला है आपका दतिया। लेकिन वहीं अगर पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में आपका सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति। देखिए जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। ठीक है, पहले मैं आपको भारत के राज्यों के बारे में बता देता हूं। अगर आप लोग चाहें तो उसके नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे अभी अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो भारत के अगर आपको राज्य याद करना है तो एक कोड है मित्र, पीछे, क्षमा, राग। तो मित्र, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, मित्र ऐसे याद कर सकते हैं मित्र। तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पीछे पी और छे। ठीक है, तो पी से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, छा से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, पीछे मित्र, पीछे क्षमा। ठीक है, क्षमा और राग, मित्र पीछे क्षमा राग। तो छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, र से राजस्थान और गर से गुजरात। तो इस प्रकार हमारे जो 8 राज्य हैं वो या भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो इसमें से एक अपना राज्य है मध्य प्रदेश, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एक प्रश्न यह भी आता है कि मध्य प्रदेश के कितने राज्यों से होकर कितने ज़िलों से होकर कर्क रेखा
गुजरती है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या मध्य प्रदेश के 14 जिलों को कर्क रेखा टच करती है या उसके ऊपर से गुजरती है। तो ये 14 जिले आपके कौन कौन से हो जाएंगे? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, जबलपुर, दमोह, कटनी, उमरिया और सबसे आखिरी में शहडोल। ठीक है, तो ये 14 ज़िले हो गए जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए, इन 14 ज़िलों को याद करना है, काफ़ी बड़ा टास्क हो जाता है कि इन 14 ज़िलों को हम याद कैसे करें। तो इसके लिए आप एक छोटी सी कविता याद कर लीजिए। कविता क्या है, देखिए। रउआ राशि भंवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। सीधा सा छोटा सा है, एक लोकोक्तियों टाइप का। रउआ राशि भंवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। तो इसमें रउआ राशि भंवरा सा, तो र का मतलब हो गया रतलाम, उ से उज्जैन, आ से आगर मालवा, रा से राजगढ़, सी से सीहोर। रउआ राशि भंवरा, भा से भोपाल, वा से विदिशा और रा से रायसेन। तो भंवरा, भोपाल, विदिशा, रायसेन। फिर सा आता है, तो सा से हो जाएगा आपका सागर। तो रउआ राशि भंवरा सा। अब आता है जब से आपको पता चल जाएगा, जब से जबलपुर हो गया, दम से दमोह हो गया, कटनी तो कटनी लिखा ही है, उमरा यानी उमरिया, और सा लास्ट में आता है आपका शहडोल। तो रउआ राशि भंवरा सा, जब दम कटनी उमरा सा। तो ये आपके हो गए मध्य प्रदेश में कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है, उनके नाम कोड सहित आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे, अब देखिए, प्रत्येक वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पहले आए हुए हैं, ये जिनकी आने की संभावना प्रबल रहती है। तो ऐसे कुछ प्रश्न मैं आपको प्रत्येक वीडियो के अंत में दूंगा, लेकिन इसका जो उत्तर है वो आपको मैं इस वीडियो में ना बताकर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इनका उत्तर जानना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि पहले आप कोशिश करिए कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमसे बनते हैं या जिन प्रश्नों को हमने कभी सुना है, और इस कोशिश को आपको दिखाना कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके आंसर बताइए, मैं आपके इन आंसरों को देखूंगा, और या जिनके आंसर सही होगा उनको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, उनके नाम भी मैं वीडियो में लूँगा। इसके अलावा अगर आपको आंसर इसके जानना है, उत्तर जानने हैं इन क्वेश्चन के, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो आपके देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गए महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना है। तो ये 7 प्रश्न हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख सकता है, ये 7 प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं, और अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की ज़रूरत है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, जो मध्य प्रदेश के पार्ट 2 के नाम से जारी कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये जनरल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। साथ ही देखिए, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस इसमें लेना है तो आप 10 जनसूचक पोर्टल में ले सकते हैं। साथ ही अगर आप शहडोल या विंध्य क्षेत्र के निवासी है तो हमारी क्लासेस हैं जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, पहल एकेडमी शहडोल में आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं जो MPPSC, व्यापम, SI और इससे रिलेटेड मध्य प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो तो इसके लिए तैयारी वहाँ पे कराई जाती है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।